Alright, so guys, so hello everyone, assalamu alaikum. So we are back with our fifth workshop, which is TensorFlow Keras Sequential API. And today is going to be very wonderful workshop because it's so easy, it's so easy, it's so easy. Easy क्यों है? Because कल जो हमने डेटा सेट पर काम किया था, आज जो हमारा वही सेम डेटा सेट है रिग्रेशन का, but with using some sequential API, जिसकी वजह से हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा. Now you're gonna see that how Keras makes difference in TensorFlow. कल तक हमने टेंसरफ्लो में इतना भी काम किया उसमें कोई तरह से कोई इंटरफेरेंस नहीं थी. नाउ सिक्वेंशियल इज जस्ट फॉर बिगिनर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सिक्वेंशियल हम फॉर बिगिनर्स काम की जाता है. अब वैसे अगर हम बात कर रहे हैं टेंसरफ्लो के, अगर हम पूरा कोर्स रखें टेंसरफ्लो के ऊपर और डीप लर्निंग के ऊपर कोर्स ना हो और वो सब कोर्स टेंसरफ्लो के पर्सपेक्टिव से हो, सो वी कैन वर्क ऑन सिक्वेंशियल फॉर मैनी डेज. लेकिन क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव डीप लर्निंग का है, so we can repeat this sequential API in multiple you can say sections. Like for example, जब हम लोग CNN पढ़ रहे होंगे, we can repeat it again. When we gonna run RNN, we can repeat it again. लेकिन हम लोग डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि sequential में सारी CNN RNN पहले पढ़ लें, फिर फंक्शन में सारे पढ़ लें, because we are not targeting TensorFlow, we are targeting the perspective of deep learning. सो अच्छा, इसमें एक चीज थी जो मैंने पहले ऐड की हुई थी लेकिन मैंने डिलीट कर दी, और वो था टू डिप्लॉय ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. कल रात तक तो मैंने वैसे ही बनाया था, लेकिन नॉट हैव दैट गूगल क्लाउड. यू गाइस हैव टू श्योर मिस दैट पार्ट बिकॉज दैट्स पेड थिंग. तो मैंने क्या सोचा है कि फॉर नाउ टू स्टॉप दैट थिंग in a coming workshop, maybe on Friday or next week, what we gonna do, I'm gonna work on that कि कहाँ पे भी हमको एक फ्री क्लाउड सर्विस मिल जाए जो कि बहुत नॉर्मल सी हो. मेक श्योर कि आपको बेसिक वे इंटायरली बेसिक HTML CSS आती हो ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा that how can we deploy our model on a web page as well soon, pretty soon inshallah. So then it's like a production level work कि आप अपना कोई भी मॉडल एक दफ़ा आपने किसी भी एक मॉडल की API बना के डिप्लॉय कर दी, तो फिर आप दुनिया का कोई भी डीप लर्निंग का मॉडल हो, आपने वो बनाया, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं कहीं पे भी. फॉर अ लॉन्ग नाइट आई वाज वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट एजोर एज वेल. ठीक है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में बहुत काम किया है, बट आई हैव सीन AWS इज फास्टर इन डिप्लॉयमेंट. लेकिन प्लेटफॉर्म एज सर्विस के अंदर आई हैव सीन एजोर इज गुड. AI सर्विसेज के अंदर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म इज फार गुड. लेकिन जब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स AWS वेरी वंडरफुल. तो ये खैर अभी क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जब डिप्लॉयमेंट की बात आएगी, so I'm gonna share all these things with you guys in the future. Right now, what's our learning objective is build a DNN model using the Keras sequential API. अभी DNN मॉडल से कंफ्यूज मत होइएगा because this just not a such an advanced thing. ये DNN का मतलब है Deep Neural Network Model using the Keras sequential API. हम आज neural network थोड़ा सा एडवांस बनाएंगे and then we're gonna see how can we work on our मॉडल. हमने अभी तक इतना एडवांस न्यूरल नेटवर्क नहीं बनाया जो आज हम बनाने जा रहे हैं. उसकी रीज़न ये क्योंकि कोर प्रोग्रामिंग पे या लो लेवल प्रोग्रामिंग पे जाके ना आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि कल आपका बिगिनिंग था, परसों भी आपका बिगिनिंग था, तो यू वर फ्रॉम द बिगिनिंग स्टेज. ठीक है, अब मैंने ऐसे आपको कहा था कि शुरू की 10 वर्कशॉप 5 वर्कशॉप होंगी, कॉम्प्लेक्स लगेंगी, एकदम से आपको लगेगा लोड आ गया. लेकिन इफ़ यू फुलफिल दैट लोड, इफ़ यू try to unbuttonize that load, so you will feel कि भाई डीप लर्निंग आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है. Alright, so quick introduction. So what is Keras sequential API? तो देखो TensorFlow is the core framework built on C++ and wrapped with C++ and Python as well. तो उसको हम यूज करते हैं just for building our AI models, building tensors and so many things. Now what is Keras? Keras was not first initially acquired by TensorFlow. Keras was separate framework which provides you some API. अब उसके अंदर डिफरेंट API होती थी, लेकिन अब केरास जो है पूरी फंक्शनली जो है टेंसरफ्लो के ऊपर इम्प्लीमेंटेड है. अब इसका मतलब क्या है कि जो केरास के अंदर भी ना टेंसरफ्लो के ही टेंसर्स वर्क कर रहे होते हैं, बिकॉज टेंसरफ्लो हैज परचेज्ड और यू कैन से हैज एक्वायर्ड केरास. तो अब जो टेंसरफ्लो के अंदर जितनी भी ईगर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होंगी, वो सारी केरास सिक्वेंशियल या केरास फंक्शनल या केरास कस्टमाइजेशन जितनी भी हमारे पास API हैं उनसे परफॉर्म हो रही होंगी. ऑनलाइन जस्ट लेट्स सी. बिल्कुल कल वाली वर्कशॉप है,
सारा काम वही चलेगा, लेकिन एक दफ़ा हम रिपीट कर लेंगे ताकि अगर किसी को कोई चीज़ कल समझ में नहीं आया तो वो हम देख लेंगे। सिर्फ जो हमने काम किया पूरा दिन तक लगातार, वो काम हमारा यहाँ पे 4 लाइनों के अंदर हो रहा है। जैसा कि मैं उसका पूरा काम हो जाता है सिक्वेंशियल एपीआई के थ्रू। और ये भी मैंने बहुत थोड़ा सा एडवांस बनाने की कोशिश करी है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत एडवांस लिखी है। अदरवाइज ये काम आपका 2-3 लाइन का भी नहीं है। यू विल सी दैट के ये काम 5 लाइन में हो जाता है। फ्रॉम देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु ट्राई टू वर्क ऑन दिस कि लीनियर रिग्रेशन में वर्क करेंगे हम टेंसरफ्लो के अंदर इन पास्ट मशीन लर्निंग प्रोग्राम व्हेन आई डिड दैट विद आर्टिफिशियल डाटा, तो उनसे नहीं हो रहा था। तो आज हम देखेंगे कि भाई रियल वर्ल्ड डाटा पे कैसा होता है। रियल वर्ल्ड डाटा हमारा वही है टैक्सी का, जो कल था। चाहिए तो गॉट सिंपली नेविगेट टू माय रेपो। मैं इसका भी रीड मी डेवलप नहीं किया, I'm soon gonna develop it once I'm gonna have time। यहाँ से आप जाएं और देन gonna navigate to this notebook, और चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। So it will not be a big deal for you guys। ठीक हो गया? Alright, let me close it। आई एम स्टडिंग सो मेनी थिंग्स, लेकिन टाइम ऐसी बात है थोड़ा कम होता है। मैं थोड़ी एडवांस, एक तो होती है वेब स्क्रैपिंग कि आपने वेब से डाटा करा लिया डाटा कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी मेरे पास कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स नहीं है और कंपनी के अंदर कुछ काम चल रहा है जिसमें सिक्योर्ड वेबसाइट होती हैं उनसे डाटा कैसे फेच करा जाता है फॉर डाटा कलेक्शंस। ठीक है, जहाँ डाटा आपके पास सिंपल टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं होता, तो अभी मैं वो भी स्टडी कर रहा हूँ। एंड सून आई एम गोना शेयर दिस थिंग्स विद यू गाइस एज वेल इन अ प्रोडक्शन मैनर। तो चले भाई स्टार्ट करते हैं टेंसरफ्लो की सिक्वेंशियल एपीआई। सबसे पहले हमने डेट टाइम और ओएस की लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, डेट टाइम की कही ताकि हमारे डेट टाइम हम यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। एंड देन वी हैव इंपोर्टेड ओएस here for operating system functionalities। Then shuttle module in Python provides many functions of high level operations and of file collections of file। ये क्या काम कर रहा है आगे देखते हैं। ऑटोमेशन प्रोसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं इसके थ्रू। Now here we import data processing libraries like NumPy, Pandas and TensorFlow। असल लाइब्रेरीज तो हमारी ये है, ये तो हर जगह होनी होनी है, ये भी होनी है और ये भी होनी है। ठीक है, मैटप्लॉटलिब और टेंसरफ्लो एंड केरा, ये कुछ एपीआईज हैं जो कि मैंने बाद में जरूरत पड़ेगी आप डालते चले जाओ। टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स में से हमने सिक्वेंशियल इंपोर्ट कर लिया फॉर एग्जांपल। फिर हमने फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स में से हमने डेंस और डेंस फीचर्स हमने इंपोर्ट कर लिया। हमने टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट कॉलबैक्स में से टेंसर बोर्ड हमने इंपोर्ट कर लिया। अब देखते हैं कि भाई ये जो हमने सब चीज़ें करी इसका सरंजाम क्या होगा आगे जाके। लेकिन उससे पहले जरा हम कल की चीज़ को रिवाइज करते हैं कि कल हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया था अपने गूगल ड्राइव से। ये सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है उसके पास कॉलम्स नेम नहीं है, तो हमें कॉलम्स नेम पता है। कॉलम नेम ये है फेयर अमाउंट, पिकअप डेट टाइम, पिकअप लॉन्गिट्यूड, पिकअप लैटिट्यूड, ड्रॉप ऑफ लॉन्गिट्यूड, ड्रॉप ऑफ लैटिट्यूड, पैसेंजर काउंट। साफ साफ हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारा कोई सरोकार नहीं है पिकअप डेट टाइम से और की से। आगे देखते हैं हमारा सरोकार किससे होगा। जाहिर सी बात है हमें ये मालूम करना है कि डिस्टेंस कितना है, पैसेंजर काउंट कितना है। असल चीज़ तो ये है, उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई खास चीज़ नहीं है। ना लेबल कॉलम इज इक्वल टू फेयर अमाउंट, ये हमारा वो कॉलम होगा जो हमें चाहिए है, जो हमें मतलब बेसिकली प्रिडिक्ट करवाना है, जो हमारी वाई की वैल्यूज होंगी। हमारी एक्स की वैल्यूज कौन सी होंगी, हमारी एक्स की वैल्यूज होंगी ये तमाम होंगी किन को निकाल के, की को निकाल के और पिकअप डेट टाइम को निकाल के। बिकॉज डेट टाइम डजेंट मैटर हेयर। उसकी रीजन ये है क्योंकि एक डाटा कोई करीम का नहीं है, ये टैक्सी का डाटा है। अब करीम जैसे करीम हो गई या उबर हो गई, इनमें एक पीक फैक्टर का एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि जब ट्रैफिक है ऑन पीक आप कोई राइड बुक कर रहे हो, सो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि जो राइड आपकी $5 में होनी है वो $10 में हो रही हो। सो देर इज अ ह्यूज चांस। ठीक है, तो दैट थिंग इज नेवर काउंटेड इन दिस टैक्सी बिकॉज टैक्सी का डेटा जो है ना पाकिस्तान के किसी मुल्क से, दिस इज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एज फार आई रिमेंबर इज फ्रॉम यूरोप। और वहाँ पे फिक्स्ड काउंटर होता है चाहे रात में हो या दिन में हो। From which countries belong to हमें fixed counter, that is why it's not important for us to deal with the time series data here। Now coming below, unmarked columns हमारे कौन से हैं, पिकअप डेट टाइम और की। हमने इनको इसमें स्टोर करा लिया है। ठीक है, अच्छा, और जितने भी डिफॉल्ट वैल्यूज थी हमने इनको लिस्ट डिफॉल्ट में स्टोर करा लिए हैं। एंड देन हमने एक वो बनाया जो हमने कल बनाया था, वो क्या है हमारा फीचर्स एंड लेवल का मेथड।
हमने कल इसको तोड़ तोड़ के बनाया था, फीचर्स एंड लेबल के मेथड को भी, और क्रिएट डेटा सेट के मेथड को भी तोड़ तोड़ के बनाया था। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो अब हमें थोड़ा थोड़ा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कैसे बनता है। सो व्हाट वी गोना डू, हमारे पास यहाँ पे डाटा आ रहा होगा इस फंक्शन के अंदर, और जब इस फंक्शन में हमारा डाटा आएगा तो लेवल इज इक्वल टू रो डाटा डॉट पॉप। लेवल कॉलम हमारे पास ऑलरेडी जो है गिवन होंगे। कैसे गिवन होंगे वो आगे जाकर देखेंगे। अगर आपको याद हो, जब डाटा आएगा तो उसमें हम लेवल कॉलम साथ पास हो रहा होगा। जब लेवल कॉलम पास हो रहा होगा हमारे पास पता है अच्छा, अब ये मैंने कल बोल दिया था कि लेवल कॉलम पास हो रहा होगा, तो लोग समझे कि शायद डाटा के साथ लेवल कॉलम जा रहा है। नहीं, लेवल कॉलम में तो ग्लोबल है ना, तो उनकी वैल्यू सेव है। अब जरूरी नहीं है कि इसके साथ ही पास करो आप। डाटा आ रहा है, अब डाटा के अंदर से उसको ये जो लेवल कॉलम है हमारा फेयर अमाउंट, उसको पॉप कर देना है। पॉप करके कहाँ चला जाएगा, लेवल में चला जाएगा, मतलब इसमें से निकाल के वो लेवल में आ जाएगा। हमें ये नहीं करना कि सब इसमें से रिमूव करना है, उसके लिए दूसरे मेथड्स भी यूज होते हैं कि सब इसमें से रिमूव कर दो। बट वी हैव टू डू, इसमें से निकाल के हमको लेवल में डालना है, तो रो डाटा में से इसमें से निकाल के इसमें आ जाएगा। फिर रो डाटा के जो फीचर्स होंगे वो फीचर्स में आ जाएंगे। फिर चूंकि हमें अनवांटेड कॉलम्स भी हैं हमारे दो, और एक नहीं है दो हैं, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। अब हमें दोनों को दोनों हम पॉप कर दो, या फिर दूसरा एक मेथड होता है मुझे याद नहीं आ रहा, उससे भी आप रिमूव कर सकते हो। अब पॉप कर भी दोगे ना तो हमने उसको कहीं पे असाइन नहीं कराया, सो फॉर दैट रीजन कि ये कहीं जो हम वैल्यूज पॉप कर रहे हैं वो कहीं रिटर्न नहीं होने वाली। लेकिन इस फीचर्स में से ना वो वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। फीचर्स के अंदर हमारा तमाम वो डाटा होगा सिवाय इस कॉलम के। हमने बोला फॉर अनवांटेड कॉलम इनटू अनवांटेड कॉलम्स, मतलब ये हमारा इंडेक्स है और ये हमारी लिस्ट है। तो हर आइटरेटिवली पहले पिकअप डेट होगा फिर की होगा, दोनों दोनों एक दफा करके दो आइटरेशंस के अंदर दोनों के दोनों कॉलम्स इसमें से पॉप हो जाएंगे। पॉप होने के बाद अब हमारा फीचर्स भी ट्रेनेबल के लायक हो गया है और हमारा लेबल भी ट्रेनेबल के लायक हो गया है। सो वी कैन नाउ रिटर्न फीचर्स एंड लेबल बोथ इजीली। इसके बाद हमारे पास है डिफाइन क्रिएट डेटा सेट, फिर एन बैच साइज मॉडल इवेल्युएशन। ठीक है, इवॉल्व का मतलब इवेल्युएशन ही होता है, मस्ट रिमेंबर दैट थिंग। तो ओके, अब हमने वही मेथड दोबारा फॉलो करना है। यहाँ हमारे पास पैटर्न आ रहा है, बैच साइज हमने यहाँ पे की आर्गुमेंट दे दिया कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे या तो हम बैच साइज खुद से पास कर देना कि भाई बैच साइज 10 रखना है, तो एक अलग बात है। लेकिन हमने यहाँ पे बैच साइज 1 रख दिया कि अगर कोई बंदा बैच साइज पास नहीं कर रहा बाय डिफॉल्ट, तो बैच साइज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 होगा। मॉडल क्या है, मोड क्या होगा हमारा, इवेल्युएशन का होगा क्रिएट डेटा सेट में। Now data set is equal to tr.data.experimental.make CSV data set। हमने यहाँ पे पांडास यूज नहीं करा डाटा को कॉपी करने के लिए, जरूरत नहीं है। टेंसर में कॉपी करना पड़ता, कन्वर्ट करना पड़ता है, उसकी अलग थोड़ी सी वो हो जाती है रीजंस। नाउ दिस वाज द रीजन, मेनली दिस वाज द रीजन, जो उस वक्त आप लोग डाटा जो पांडास में कॉपी करा होता आप लोगों ने, वो आपका डाटा ट्रेन नहीं हो रहा था। ये बात है तकरीबन 40 डेज पुरानी, 40 डेज पुरानी बात है, जब स्टूडेंट्स टेंसर फ्लो के ऊपर रीरेग्रेशन इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे विद रियल वर्ल्ड डेटा, और मैंने कराई थी आर्टिफिशियल डेटा के ऊपर। तो इसका ये सबसे बड़ी रीजन है, बिकॉज दे नीड ट्रेनेबल टेंसर्स। ऑलराइट, तो पांडास से भी कन्वर्ट हो जाती चीजें, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके वो कैसे होती हैं। Now the map function executes a specified function for each item in an iterable. The item is sent to the function as a parameter. All right. अब क्या यहाँ पे बात हो रही है कि मैप फंक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है सॉरी, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक डाटा है। हमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझ लें कि डाटा सेट हमारे पास डाटा आ गया है। अब हमारे पास एक फीचर्स भी होंगे और हमारे पास लेवल्स भी होंगे। अब वो जो फीचर्स और लेवल्स हमारे पास हैं, उनको मैप करते हुए हम लोगों ने किस रिटर्न कराना है, डेटा सेट में रिटर्न कराना है। अब मैप करने का से मेरा मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास, मुझे एग्जांपल सोचने दें इसकी थोड़ी सी आसानी से। या फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई मेरे पास सारे बंदे, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पास 3 के ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप के अंदर 2 मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, टोटल मेरे पास कितना हुआ है, 8 मेल हो गए और 8 फीमेल्स हो गई। लेकिन मुझे ग्रुप चाहिए, 3 3 का सेट चाहिए, मतलब वही एक मेरा इंडेक्स है फॉर एग्जांपल, समझ रहे हैं। अब उन 3 बंदों के अंदर मतलब फीमेल जो है मेरे पास, वो क्या है, वो मेरे पास डिफॉल्ट है। जब लेबल क्या है, मेरे पास लेबल है। और जो मेरे पास 2 मेल है वो मेरे पास क्या है, फीचर्स है। अब हर 2 फीचर की अब मेरे साथ क्या आ रही है, एक लेबल आ रही है। और इस तरह के मेरे पास 4 सैंपल है। तो हर आइट्रेशन में उसी के साथ का मेरे पास फीचर आ रहा है,
नेक्स्ट इटरेशन में उसी के साथ का फीचर आ रहा है, उसकी इटरेशन उसी के साथ का फीचर आ रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव परफॉर्म हियर मैपिंग। वैसे अगर आप ये काम ना भी करते तो उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारा डाटा वैसे वो काफी मेंटेन्ड है, लेकिन हमने जस्ट फॉर सेफ्टी यहाँ पे मेंटेन रखा हुआ है। देन हेयर इफ मोड इज इक्वल टू ट्रेन, अभी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डाटा सेट हमारा डिफॉल्ट मोड क्या होगा, इवेल्युएशन बेस्ड होगा। लेकिन अगर हम पैरामीटर पास करते वक्त यहाँ पे कर देंगे कि भाई मोड इज इक्वल टू ट्रेन, तो क्या होगा यहाँ पे कि डाटा हमारा शफल भी होगा, 1000 कॉम्बिनेशन के साथ हमारा डाटा शफल भी होगा। और शफल बहुत ज़रूरी होता है, अब चाहे फिर वो किसी भी फॉर्मेट में हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, जो भी हो, लेकिन वो शफल होना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेनिंग के वक्त, ताकि आपके मॉडल में बायस का जो वो है फैक्टर है वो कम से कम रिड्यूस हो जाए। नाउ टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग वन ऑटो ट्यून। मैं ये चीज़ कल पढ़ा चुका हूँ कि हम ऑटो ट्यून क्यों करते हैं, टू मेक मॉडल परफॉर्म फास्टर। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल बताया कि मेरे सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल 3 थ्रेड्स हैं, 4 थ्रेड्स हैं, तो मैं एट अ टाइम 4 थ्रेड्स पे एट अ टाइम परफॉर्मेंस कंप्यूट कर सकता हूँ। दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे ऑटो ट्यून कर दिया। हम चाहे मैनुअली भी ट्यून कर सकते हैं, उसके कोई फायदा नहीं होगा। हम ऑटो ट्यून कर दो तो जितने भी थ्रेड्स आपके पास अवेलेबल होंगे ना, उन तमाम थ्रेड्स पे आपके ये काम परफॉर्म हो रहा होगा। All right, so अच्छा, someone anonymous has said my screen is blur. Okay, I don't think so. Today I'm a good internet and मेरे पास तो सही लग रही है क्वालिटी जो आ रही है. So other guys can let me know कि क्वालिटी कैसी है. Is it readable or not? Please use laptops, not mobile phones. Okay, Mohammad Ali has said कि सर GCP provides free $300 for new joiners. Yes brother, I know this. सब GCP नहीं, तमाम क्लाउड कंप्यूटिंग के जितने भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म हैं सब प्रोवाइड करते हैं। कोई $100 दे रहा है, कोई $200 दे रहा है टू फ्री स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे भी फ्री हो जाता है 1 साल के लिए, ठीक है। और वैसे भी अल्टीमेट अगर आप जब नए होते हो ट्रायल पे तो वैसे ले सकते हो फ्री क्रेडिट्स। बट देर इज अ लिमिटेशन क्या है कि 99.99% स्टूडेंट्स डोंट वांट टू यूज देयर डेबिट कार्ड्स फॉर देयर परचेज, क्योंकि सिर्फ $1 कटता है और $1 बाद में रिटर्न हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके पास डेबिट कार्ड की कोई स्पेशल एक्सेस नहीं होती। देयर इज अ रीजन कि आई एम गोना लुक एट द फ्री होस्टिंग service. All right. All right, so Mr. Rizwan has said me that it's readable. So we're gonna go further. We're gonna build a simple Keras deep neural network model. अब ये है काम हमारा सबसे आसान, जो हमने कल बहुत मुश्किल तरीके से करा था. We developed in a very concrete design. हमने अपना neural network पूरे कोर लेवल में हमने कोड किया था. But now we're gonna use the API. अब API क्या है हमारे पास? वो API ये है हमारे पास. अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या काम करा. हमने बोला कि भाई अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन में जितने भी कुछ लिखा हुआ है ना वो यही लिखा हुआ है, सो डोंट नीड टू वरी, आई एम जस्ट स्किपिंग इट. मैं पढ़ता तभी हूँ जब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो एम्फसाइज करने के लिए हो. डिफाइनिंग द फीचर नेम्स इनटू अ लिस्ट इनपुट कॉलम्स, pick up longitude, pick up latitude, drop of longitude, drop of latitude, passenger count. तो हमारे पास ये 5 कॉलम्स हैं और हमें इनके ऊपर एज एन इनपुट पास कराना है. ये हमने इनपुट कॉलम के नाम अलग से क्यों लिए हैं? व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? बिकॉज जब एपीआई में हमारी इनपुट लेयर होगी ना, दे गोना परफॉर्म देयर वर्क देयर, ठीक है। जब हमारी ईगर एग्जीक्यूशन हो रही होगी तब हमें इनपुट कॉलम देने पड़ेंगे. हमारे इनपुट कॉलम कौन से हैं? जो हमारी इनपुट लेयर के लिए काम कर रहे होंगे. नाउ क्रिएट इनपुट लेयर ऑफ फीचर कॉलम्स. अच्छा, ये मेरी निशानी के लिए होता है कि टास्क 1 यहाँ पे हो गया, टास्क 2 यहाँ पे हो गया, सो डोंट वरी अबाउट इट. Create input layer of feature columns. Feature column is equal to column name tf dot feature column dot numeric column call name for call name and input column. अब ये आपके थोड़ा सा लगेगा यार ये हम क्या क्या देख रहे हैं. बेसिकली आप कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम एक इनपुट लेयर डिजाइन कर रहे हैं. ये काम आप चाहो पूरा का पूरा यहाँ से उठा के ना और इधर डाल सकते हो जहाँ पे लिखा हुआ है ना फीचर कॉलम, लेकिन वो फिर लाइन इतनी आपकी लंबी चली जाएगी, फिर नेक्स्ट लाइन में आपकी इनपुट लेयर खत्म हो रही होगी. तो दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे एक ही पहले अलग से इनपुट लेयर अलग से डिजाइन कर दी है, क्योंकि इनपुट लेयर थोड़ी लंबी डिजाइन होती है, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल कैन से मल्टीपल फीचर्स. सो तब हमें ये होता ही है कि हम पहले से ही अपनी इनपुट लेयर डिजाइन कर लें. ओके,
मोहम्मद अली हैज अ गुड सजेशन, ही हैव सेड मी के टीम्स पे एक सेटिंग होती है कि तो उसकी रेजोल्यूशन को 720p पे सेट कर दे, सो इट्स गोइंग टू बी फाइन फॉर एवरीवन। ऑलराइट, गुड वन, गुड सजेशन। अच्छा, मोहम्मद अली हैज आल्सो सेड कि क्विक लैब्स इज आल्सो अ गुड सॉल्यूशन। ऑलराइट, मालूम है क्विक लैब्स इज अ गुड सॉल्यूशन, लेकिन क्विक लैब्स की डिप्लॉयमेंट बहुत स्लो होती है। जितनी देर में वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगी उतनी देर में हमारी पूरी वर्कशॉप खत्म हो जाएगी एआई मॉडल की। बट डोंट वरी, मैं पूरी सिखा दूंगा डिप्लॉयमेंट एआई मॉडल की। दैट्स माय हेडेक कि मुझे किस तरह सिखाना है। आई वांट कि किसी को प्रॉब्लम ना हो एंड एवरीवन गोना डिप्लॉय दैट एआई मॉडल इन देयर प्लेटफॉर्म्स। ऑलराइट, समवन एनोनिमस हैज आस्क्ड कि एआई के जितने भी हमारे पास मॉडल्स होते हैं वो किस फ्रेमवर्क को डिप्लॉय हो सकते हैं। भाई देखो, किसी भी फ्रेमवर्क को डिप्लॉय हो सकते हैं। आप चाहे फ्रंट एंड आपका कोई भी हो, लाइक इट कैन बी रिएक्ट जेएस, इट कैन बी एंगुलर, सर्वर साइड आपका कोई भी हो, इट कैन बी नोड जेएस। लेकिन होता तरीका ये कि आप एक एपीआई डेवलप करते हो, फिर एक एपीआई की की होती है, और एपीआई बनाने का सबसे आसान तरीका एक फ्लास्क है। और भी बहुत तरीके हैं, बट वी गोना सी इट लेटर ऑन। ऑलराइट, सो coming towards our sequential API, which is the most interesting one. अच्छा, इस पे काम 1 मिनट का है, लेकिन क्योंकि आगे तो हमारा काम वर्कशॉप बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, तो थोड़ा सा मैं इस पे 5 मिनट स्पेंड करूंगा। sequential API पे टू मेक यू, कल हमने क्या किया था, कल हमारी फॉर एग्जांपल सिंगल यू कैन से सिंगल लेयर बेस्ड काम हो रहा था तो न्यूरल नेटवर्क बेसिक काम हो रहा था, लेकिन सिंगल लेयर बेस्ड काम हो रहा था। तभी हम लोग मल्टीपल इपॉक्स कर रहे थे, 1000 इपॉक्स शायद हमने किए थे, जितने भी किए थे, और उसमें फिर मल्टीपल स्टेप्स अलग चल रहे थे, वो काम चल रहा था। ठीक है, अब उस काम के अलावा यहाँ पे हमें शायद इतने स्टेप्स ना चलाने पड़े, और उसकी रीजन मुझे कौन बताएगा। आई एम जस्ट गोना गिव यू 15 सेकेंड्स, और इस कोड को देख के आप मुझे बताएंगे दैट व्हाट इज द रीजन कि यहाँ पे हमको 1000 स्टेप्स, बहुत कम स्टेप्स चलाने पड़ेंगे। जस्ट 10 सेकेंड्स, काउंटिंग हैज बीन स्टार्टेड। ऑलराइट, सो डन काउंटिंग। तो अभी तक तो खैर मेरे पास आई डोंट थिंक सो किसी का जवाब आया। सो एवरीवन हैज गिवन, ओ वाओ 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 वाओ। सो उवैस हैज गिवन मी अ वेरी वंडरफुल आंसर एंड आई लव इट। उवैस ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, और वो जवाब ये कि टुडे वी आर हैविंग मल्टीपल लेयर्स। सब इतना सा उसका जवाब है, और उस पर सारी बात खत्म हो गई। कल जब हमने बनाई थी तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर थी, जो कि हमने खुद से बनाई, y इज इक्वल टू WX+B कहना, चलो फॉर एन एग्जांपल, जो उस इक्वेशन के मुताबिक ट्रेन हो रही थी। हमारा वो एज एन एक्टिवेशन फंक्शन काम कर रहा था। लेकिन आज हमारे पास 4 लेयर है, इसमें एक इनपुट लेयर है, एक आउटपुट लेयर है, और बीच में 2 रेलू है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब बात आती है ना रिग्रेशन की, तो आउटपुट में आप कुछ भी करके ना लीनियर ही डालोगे। आप अंदर अपने डेटा के अंदर जितना मर्जी कोई आपने फॉर एग्जांपल सिग्माइड या रेलू डाल रखा हो, डाटा की जो शक्ल बना दी हो आपने, लेकिन क्योंकि हमें चाहिए रिजल्ट लीनियर फॉर्म के अंदर ही है, तो आउटपुट की लेयर के अंदर हमारा क्या होगा, कौन सी एक्टिवेशन फंक्शन होगी, लीनियर होगी। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये पास करना पड़ता है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने पूरी पूरी इक्वेशन के वो मेथड बनाए थे, क्लासेस डेवलप की थी कि भाई हमें ये एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करना, और खुद से बैक प्रोपोगेट करवाना पड़ रहा था कोड करके। अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। व्हाट वी आर मेंशनिंग हियर, हमारे कितने नोड्स हैं, हमारे 32। हमारे पहले तो आ गए फीचर कॉलम, और कितने फीचर कॉलम होंगे हमारे, जितने हमारे फीचर्स होंगे। अब वो कितने हैं हमारे फीचर, 1 2 3 4 5, तो हमारे उतने तो फीचर कॉलम्स आ गए। उसके बाद फिर हमारे कितने यूनिट्स हैं, 32। तो अब हमने हमारे पास रेलू के अंदर, जो कि जिसको हमने नाम दिया H1 इज रिप्रेजेंटिंग वन हिडन लेयर, तो यहाँ पे हमारे पास 32 नोड्स हमने दिए, ताकि हमारे पास जो डाटा आ रहा होगा 5 कॉलम से, वो 32 नोड्स में जा रहा होगा। फिर हमने दिए रेलू का एक और, उसमें 8 के अंदर वापस डाइवर्स हो रहा होगा। डाइवर्स कहेंगे, कन्वर्ज कहेंगे, कन्वर्ज हो रहा होगा आई गेस। तो डाइवर्ज पहले हो गया 5 से 32 में, अब कन्वर्ज हो रहा है वापसी, 8 के अंदर आ गया। और फिर एट द एंड, क्योंकि हमें जो आउटपुट शेप है वो एक की उसमें चाहिए, तो हम मल्टीपल नोड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। दैट इज वाई वी आर हैविंग हियर 1, और हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। हम यहाँ पे चाहें तो 5 ही लिख सकते थे, हमारे पास डाटा की जो आउटपुट प्रोसेस होते हैं 5 आते हैं। बट देन इट्स गोइंग टू बी हेक्टिक फॉर टुडेज वर्कशॉप टू टेकल आउट
the major output for your feed forward information. अच्छा, इसको एक तरीके से थोड़ा सा और डील करते हैं. लेट मी लुक एट एनी ऑनलाइन न्यूरल नेटवर्क बिल्डर जिस तरीके से मैं इसको समझा सकूं, बिकॉज आई डिडंट गेट मच टाइम टू बिल्ड इट ऑन फोटोशॉप. ऑलराइट, तो अच्छा ये एक बहुत मशहूर चीज़ है जो कि मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी, विच इज़ अ प्लेग्राउंड प्रोवाइडेड बाय टेंसरफ्लो. लेट मी शेयर द लिंक ऑफ इट. ये तो बहुत बड़ा लिंक है, तो ये आप खुद भी सर्च कर सकते हो वैसे तो, लेकिन लेट मी शेयर द लिंक ऑफ इट एज वेल. आई एम गोना शेयर द लिंक आफ्टर द क्लास इन व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड इन डिस्कॉर्ड एज वेल. तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, भले बल्कि अभी ट्राई कर लें तो बहुत और भी मजा आएगा आप लोगों को. सो आई एम गोना show you what's happening here. Alongside Uwais, same timing में मेरे पास हुमैरा का भी आंसर आ चुका है, because there are too many neurons and answer is same. Okay. हाँ, हमजा ने कहा what happen if don't give linear as activation and something else. तो फिर आपका डेटा लीनियर में नहीं आएगा. मतलब जो आपकी अप्रोच है आपने वो अप्रोच फेल कर दी. मतलब आपको डेटा चाहिए लीनियर रिग्रेशन के लिए, ठीक है. अगर आप लीनियर रिग्रेशन ही उस पर अप्लाई नहीं करोगे तो आपका मॉडल क्या होगा, फेल हो गया, आपके न्यूरल नेटवर्क परफॉर्म नहीं हो रहे. तो आपको अपना डेटा को इस तरीके से न्यूरल नेटवर्क को शेप करना है कि आपकी लीनियर रिग्रेशन ही सही से परफॉर्म हो, कुछ और परफॉर्म ना हो रहा हो. ठीक हो गया. All right. One more major thing here. अच्छा, anonymous one has asked sir dense feature को थोड़ा सा बता दें. All right, no issue. मैं बिल्कुल बता देता हूँ. पहले dense feature पढ़ लो आप. देखो हमने यहाँ पे पहले इनपुट्स बनाए, हमने अपनी इनपुट डिजाइन कर दी लेबलिंग इट एज फीचर कॉलम्स. क्यों? क्योंकि हमें नहीं तो फिर क्या लिखना पड़ता, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ये लिखना पड़ता, फिर आगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनानी पड़ती फॉर कॉल नेम इन इनपुट कॉलम. एक तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही है एक. सो अब ये एक तरीके से भी क्या है ये समझ लो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन हमने इसको डिक्शनरी बना दिया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है और इधर जो है हमने उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया. ये की हमने बना दी, ठीक है, ताकि हमारे पास सारे के सारे फीचर कॉलम के अंदर ही ट्रांसफर हो जाए विद नंबर ऑफ कीज एज वेल. अब वो यहाँ पे की जो होगी, अब कितने भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डजेंट मैटर. हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने डेंस फीचर बनाया. अब हमारे पास ये 3 डेंस हैं, आप देख रहे हो 3 डेंस हैं, लेकिन डेंस फीचर इज डिफरेंट क्योंकि वो हमारी इनपुट लेयर होती है और उस पर कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई नहीं होता. ठीक है, उस पर से जो इनपुट रॉ में आता है वो रॉ में ही आगे किसी एक लेयर में जाता है. दैट इज व्हाई वी आर हैविंग अ फंक्शन डेंस फीचर्स. और डेंस फीचर में हम यूनिट भी स्पेसिफाई नहीं करते क्योंकि जितने हमारे फीचर्स होंगे उतने ही हमारे न्यूरॉन्स डेवलप हो जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे 5 है तो 5 न्यूरॉन्स डेवलप हो जाएंगे, डॉट वैल्यूज लगा दिया ताकि हमारे पास वैल्यूज फॉर्म में चले जाए डाटा. अच्छा, उसके बाद हमने जब हमारे पास सेकंड हिडन लेयर है जो कि हिडन लेयर 1 है, उसमें हमारे पास 32 न्यूरॉन्स हैं और उसमें हमें सब डेंस का हमारा एपीआई यूज हो रही है, जिसके अंदर हमारी डेंस लेयर जो है उसके अंदर 32 न्यूरॉन्स. एक्टिवेशन फंक्शन हर न्यूरॉन के ऊपर रेलू होगा और उसका नाम हमने H1 दे दिया है. सेम गोज फॉर द सेकंड हिडन लेयर इन विच वी आर हैविंग 8 न्यूरॉन्स. उन सब पे सेम एक्टिवेशन फंक्शन है रेलू जो अप्लाई हो रहा है, उसको मैं नाम देता सेकंड हिडन लेयर. और फिर लास्ट जो है हमने उसको आउटपुट नेम दिया क्योंकि अब जो डाटा आएगा ना वो उससे बाहर ही जाना है. तो हम अपनी आप नाम कुछ भी दे सकते हो उसको, लेकिन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्या नाम दे दिया उसको, आउटपुट, विच इज वन ऑफ द प्रोफेशनल टेक्निक. और हमने इसमें एक्टिवेशन फंक्शन क्या दिया, लीनियर, बिकॉज हमें अब जो डाटा चाहिए वो लीनियर फॉर्मेट में चाहिए. अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि असल महारत डीप लर्निंग इंजीनियर की यही चीज होती है, डेटा प्री प्रोसेसिंग के बाद न्यूरल नेटवर्क बनाना. ठीक है, पाइपलाइन तो बन जाती है, सब बन जाता है, एक वक्त पे आके फिर आप यहाँ पे आके फंसोगे. ठीक है, डिप्लॉयमेंट तो एक अलग सिनेरियो है ना, वो तो फिर बहुत आगे की बात हो गई. लेकिन मॉडल बनाने के अंदर, वेट्स अच्छे प्रोड्यूस करने के अंदर एक डीप लर्निंग इंजीनियर यहाँ पे आके फंस जाता है. क्यों फंसता है यहाँ पे आके? क्योंकि अभी आप बना रहे हो सिक्वेंशियल न्यूरल नेटवर्क, एक न्यूरल नेटवर्क तैयार कर रहे हो. अगर आपका न्यूरल नेटवर्क ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है, तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं होगी, आपका मॉडल पेलोड ज्यादा लेगा. जब आपका मॉडल ज्यादा पेलोड लेता है ना तो आपकी कंप्यूटेशन पावर बढ़ जाती है. जब आपकी कंप्यूटेशन पावर बढ़ जाती है तो आपके क्राउड क्रेडिट्स भी जल्दी जल्दी गिरते हैं. अच्छा, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है. बेसिकली दिस इज प्ले ग्राउंड. इसके अंदर आप लेयर बना के देख सकते हो कि हमारे पास लेयर किस तरह की है.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं डेटा सेट की आप कैटेगरी सिलेक्ट करो, तो हमारा पहला डेटा सेट हमारा रिग्रेशन फॉर्म के अंदर है सबसे पहले तो। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि डेटा सेट इस तरह का है आपका या फिर इस तरह का है। मैंने बोला भाई इस तरह का डेटा है, ज़्यादा बुरा नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास फीचर कितने हैं हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा हो गया वैसे तो। ये कहानी कुछ और है, मैंने अभी इतनी एडवांस कहानी आपको सिखाई नहीं है अभी तो, बट ऑल राइट, अभी के लिए चलो चल जाएगा। यहाँ पे हमने कर दिए तकरीबन टाइम ले रहा है यार ये तो, ये 8 न्यूरॉन से ज़्यादा डेवलप ही नहीं कर रहा है, या पे ये शायद मेरे ख्याल से हैंग हो गया है। चलो 8 न्यूरॉन ही सही, 8 न्यूरॉन से डेवलप तो करे इसने। अब यहाँ पे 8 न्यूरॉन्स और डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, और फिर एक और अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमें सब एक ही चाहिए, हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा होगा। अच्छा, अब इन सब के अंदर अभी तक मैंने आपको रेगुलराइजेशन नहीं पढ़ाई है, तो उसको छोड़ दें। हमारा लर्निंग रेट क्या है, लर्निंग रेट हमने डाल दिया फॉर एग्जांपल 0.001, नहीं बहुत कम हो जाएगा, 003 सही है। और एक्टिवेशन फंक्शन क्या है हमारा, रेलू है फॉर एग्जांपल। अब मसला ये है कि यहाँ पे ना अभी इतना एडवांस नहीं हुआ ये, तो ये सब के ऊपर ना वही रेलू अप्लाई कर देगा। हम अपना बैच साइज कम करें, हमने बैच साइज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बैच साइज हमने कर दिया 4। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो डाटा पहले तमीज से आ रहा होता है यहाँ पे अंदर, इतनी सारी न्यूरल में से होने के बाद कितनी वेird शिप्स पे डाटा कन्वर्ट हो रहा है। हर अगर आप हर न्यूरल में देखो, अलग अलग पैटर्न के मुताबिक डाटा इनके पास आ रहा है, कहीं पे ऐसा आ रहा है, कहीं पे डाटा ऐसे फॉर्म में आ रहा है, कहीं डाटा इस फॉर्म के अंदर आ रहा है, कहीं डाटा इस फॉर्म के अंदर आ रहा है, कहीं डाटा इस फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो हमने क्या देखा, हमें डाटा मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो अब अगर हम देखें तो इसमें कैसा आ रहा है, इसमें ऐसा आ रहा है, अभी तो पूरा ही मतलब ना डिफरेंट सा बन गया। एक्स जैसे जैसे होता है उस टाइप का डाटा लग रहा है हमको, रेलू के बाद, रेलू अप्लाई होने के बाद फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। बट द पॉइंट इज, हम मेरे ख्याल से इसके ऊपर स्पेसिफिकली लीनियर लीनियर फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर लिमिटेशंस हैं और ये अभी करंटली इन द डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे नॉइज है एक्स की फॉर्म के अंदर, लेकिन ब्लू और ऑरेंज सेपरेट हुए हुए हैं, मतलब दो जो है सेपरेट हुए हैं, व्हाइट हमारी रिग्रेशन फॉर्म हो रही है। लेकिन क्योंकि फिर भी इसमें नॉइज आ रही है, क्योंकि हम जो आउटपुट दिया वो रेलू में दिए, जो कि हमें नहीं देना चाहिए था। तो ये इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छा, एक चीज और, कि ये जो है ना, ये फीड फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है, ये डाटा जो हमारा आ रहा है ये है फीड फॉरवर्ड। ये अभी बैक प्रोपोगेट नहीं हुआ, बैक प्रोपोगेट होने के बाद ये आंसर चेंज हो जाएगा आपका। अब वो कैसे होगा, जस्ट बाय प्रेसिंग हेयर इपॉक। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इपॉक्स चल रहे होंगे और आप देखोगे कि हर नंबर ऑफ इपॉक्स पे कैसे ये जो हमारा पास पैराडाइम है, या फिर जो आउटपुट की जो शेप है वो कैसे चेंज होती है। लेट्स सी दैट। ये हमारा लॉस फंक्शन और टेस्ट फंक्शन चल रहा है, आपने देखा कैसे इतनी जल्दी, अभी तो 40-50 इपॉक्स हुए हैं और पूरा स्ट्रेट बिल्कुल अलग से जो वी वाइट रंग की रिग्रेशन अप्लाई हो रही है, मतलब डाटा एक तरीके से दोनों सब जगह का सेपरेट हो गया विद इन 50। उसके बाद जो भी है कोई खास फर्क नहीं आ रहा, मतलब आप जितना भी बढ़ा रहे हो उससे आप अपने मॉडल को क्या कर रहे हो, बायस कर रहे हो। अब देखा, ये बिल्कुल अब मॉडल खराब हो जाएगा इससे, ये बार बार जो फ्लक्चुएट हो रहा है ना, इससे खराब हो जाएगा। सो इट मीन्स कि हमको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें दोबारा से 50 पे जाकर रुकना है, देखना है कि 50 पे क्या बना। ये भी सिर्फ रेलू पे, लेकिन लीनियर पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। एंड हेयर वी जस्ट स्टॉप टू 54। देखो तुम्हारा काफी हद तक अच्छे रिजल्ट्स हैं, इवन वी डोंट हैव इम्प्लीमेंटेड लीनियर। तो मतलब हमारे लिए 50 इपॉक्स भी बहुत होंगे। अच्छा, दिस इज समथिंग कि आपको लग रहा होगा ये कि इस पे समझ ना आ रहा हो और कि फुली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड माई ओन टूल लाइक दिस, लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत हैवी कोई क्लाउड होना चाहिए, क्योंकि ये सारा क्लाउड के ऊपर फटाफट काम हो रहा होता है। तो मेरे पास क्योंकि क्लाउड नहीं है अभी इस वक्त इतना हैवी अवेलेबल जो उसको हर वक्त रन करे, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर जहाँ मैंने अब किया नहीं पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। सो दैट इज व्हाई आई हैवंट मेड इट लाइक दैट। तो उस सिनेरियो के अंदर हम चलो एज्यूम कर लेंगे कि हमारा 50 भी बहुत है, हमें इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये जो प्ले ग्राउंड है टेंसरफ्लो का, इससे समझ में आया हो कि इसमें हो क्या रहा था। ऑलराइट, गोइंग फर्दर,
Next, to prepare the model for training, you must configure the learning process. This is done using the compile method. The compile method takes the arguments. भाई एक ऑप्टिमाइजर हमारा आर्गुमेंट है, एक लॉस फंक्शन आर्गुमेंट है और एक लिस्ट ऑफ मैट्रिक्स. लास्ट टाइम हम जो काम कर रहे थे पूरा का पूरा ग्रेडियंट का एक मेथड बनाते थे कंप्यूट ग्रेडियंट के नाम से. उसके अंदर लॉस मेथड उससे पहले हम लॉस मेथड बनाते थे कि हमारा लॉस फंक्शन क्या है. लॉस फंक्शन को हम अपने ग्रेडियंट मेथड में इम्प्लीमेंट करते थे. उस ग्रेडियंट मेथड के इम्प्लीमेंटेशन की मदद से हम अपने उस पर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई करते थे. और लर्निंग रेट तो सिर्फ हमने डिक्लेयर करानी होती है जस्ट बाय यू कैन से आवर ओन अजम्पशन. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एपीआई के अंदर एक जो लॉस फंक्शन है ना वो डिफरेंट है. मतलब डिफरेंट तो खैर नहीं है लेकिन है वो एमएससी, लेकिन उसको रिप्रेजेंट जो होगा ना यहाँ पे एमएससी से किया जाएगा. मैट्रिक्स जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो आरएमएससी से करेंगे. इसका कोई फर्क नहीं होता. इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर. मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर स्क्वायर्ड में आता है ना तो उसके बाद उसका वो रूट भी निकाल लेता है. रूट निकालने से कुछ होता नहीं है, बस स्क्वायर्ड में ज्यादा फायदा होता है. स्क्वायर्ड में आप डिस्टेंस ज्यादा अच्छा देख सकते हो. रूट के अंदर वैल्यू छोटी हो जाती है तो आप डिस्टेंस ज्यादा अच्छा नहीं देख पाते, बट स्टिल यू विल गोना क्लासिफाई द डिफरेंस प्रीटी वेल इन दिस एज वेल. चलो तो अभी इसमें काम करते हैं. हमने क्या बोला, क्रिएट अ कस्टम इवेल्युएशन मैट्रिक्स. अब कस्टम इवेल्युएशन मैट्रिक्स में कैसे बनाएंगे. हमने बोला डिफाइन RMSE y2 y प्रेडिक्ट. अच्छा, यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास क्या है कि हम जो है ना इधर मैट्रिक्स इवेल्यूशन के लिए एक अलग से रूट मीन स्क्वायर्ड एरर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी मीन स्क्वायर्ड एरर है. लेकिन जस्ट फॉर एन इवेल्युएशन हम अपना भी बना रहे हैं एक. ठीक है, अपना कैसे अपना बनाने के बाद ना हमने मीन निकालने के बाद क्या किया, जो हमने कल बनाया था कि उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया. कल हमने स्क्वायर रूट ही निकाला था, आज हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया. ये होता है हमारा इवेल्युएशन प्रोसेस. अब ये इवेल्युएशन क्यों कर रहे हैं हम, इसके आगे बड़ी वजह है. जब मॉडल ट्रेन हो रहा होगा ये मैं आप लोगों को तब दिखाऊंगा. तो हमने यहाँ पे इवेल्युएशन मैट्रिक डेवलप किया. अब इधर हमारे पास आ गया जो हमारा y प्रिडिक्ट हो रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास वो y होगा जो हमारा y ट्रू रिजल्ट होगा. दोनों का डिफरेंस हुआ, उसका स्क्वायर हुआ, स्क्वायर होने के बाद उसका मीन निकला, मीन निकलने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकल गया. ये हमारा क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर एरर का मेथड. ये हमारे पास मैट्रिक्स में आ गए और ये हमारे पास मीन स्क्वायर एरर में आ गए. इनसे फर्क कुछ नहीं है, बिकॉज सम कंपनीज या सम यू नो clients may ask you for this result as well, the integration, because I have got sometimes in some outsourcing projects RMSE की जरूरत पड़ जाती है, वरना MSC is wholly enough. आपको ये RMSE लिखने की भी जरूरत नहीं है, बनाने की भी जरूरत नहीं है. Now compiling the Keras model here. Now यहाँ पे हम ऑप्टिमाइजर जो है gradient descent इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, RM इस्तेमाल कर रहे हैं. So if you want to know more about RM classifier, sorry RM optimizer, so you can go here and learn about it. जितने भी हमारे पास TensorFlow के अंदर ऑप्टिमाइजर्स हैं कि किसकी लर्निंग टेक्निक क्या है, और समझ में आती है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आती so no problem, because we soon gonna have our class on all optimization function as well, जिसमें हम सारे ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन देख रहे होंगे. और अब यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है जो हम जिनसे डील कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि किस ऑप्टिमाइजर से क्या फायदे होते हैं. मतलब रिग्रेशन में कौन सा यूज करना चाहिए, किस में कौन सा यूज करना चाहिए, किस में कौन सा यूज करना चाहिए. सो देन यू कैन प्रीटीली चूज के हमें कौन सा यूज करना है इधर. Here I am gonna use RM, not gradient descent is here. लॉस मेरा MSC रहेगा, मैट्रिक्स मेरे दोनों आ गए, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मॉडल डॉट कंपाइल कर दिया. अब जब भी मैं मॉडल डॉट फिट करके अपना मॉडल ट्रेन करूंगा ना तो यहाँ पे साथ में ये इवेल्युएशन मैट्रिक्स चलते रहेंगे. कल मैंने क्या किया था, कल मैंने एक प्रिंट करवाया था कि हर 100 के बाद मेरे पास एक मैसेज प्रिंट हो. और वो क्या था, वो ये मैसेज प्रिंट हो रहा था, ये जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है ना, वो हर 100 के बाद हो रहा था. यहाँ पे हर एक बारी के बाद हो रहा होगा लाजमी. लेकिन हमने क्योंकि कंपाइलेशन इवेल्यूशन बनाया तो अब वो साथ साथ हमारे मैट्रिक्स भी प्रिंट करेगा और क्या करेगा, RMSE भी प्रिंट करेगा और हमारे पास MSC भी प्रिंट करेगा. ओके ऑलराइट, गो अब फर्स्ट वापसी आते हैं ट्रेनिंग द मॉडल के अंदर. अच्छा, डॉट फिट हमारा ट्रेनिंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज होगा. डॉट फिट जनरेटर यूज होगा हमारे बैच बाय बैच जनरेटर के लिए. ट्रेनर बैच यूज होगा सिंगल ग्रेड अपडेट ऑन सिंगल बैच ऑफ डाटा. तो इसको देखते हैं क्या काम हो रहा है नीचे थोड़ा कोड के अंदर. हमारा ट्रेन बैच साइज जो हमारा 1000 है. सो हम आज हमारा जो बैच साइज रख रहे हैं वो 1000 रख रहे हैं, और लेकिन हमारी नंबर ऑफ जो वो होंगी इपॉक्स होंगी
बहुत कम होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ना हो कि यहाँ पे 1000 कर दो इपॉक्स, डाटा आपका अच्छा खासा ओवरफिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बैच साइज 1000 दिया है। तो अब आपका 50 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, या 30 से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, अगर मैंने 50 कर दिया। क्या ईपॉप, अब परफॉर्मेंस में नहीं तो इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है, परफॉर्मेंस आपकी इतनी अच्छी नहीं रह पाती। ऑलराइट, ट्रेन बैच साइज इज इक्वल टू 1000, number of train examples 1000 multiplied by 5 training data set will repeat wrap around, number of evaluations 50, number of evaluation examples 10,000। ठीक है, अब ये कहाँ यूज करेंगे, इन एरियाज के अंदर, इन यूँ समझ लें कि ये जो हम डाटा बना रहे हैं ना, ये मॉडल डॉट फिट के लिए बना रहे हैं, ये हमें ये जो होंगे पैरामीटर चाहिए होंगे बहुत इंपॉर्टेंटली। ऑलराइट, तो ये हमारे पास बेसिकली यूँ कह रहे हो कि ये प्री फेच डाटा सेट कहलाता है। अगर आप इस पर हाथ कर्सर लेके जाओ तो कोलैब बताएगा अभी आपको दैट इट्स अ प्री फेच डाटा सेट। अब यहाँ पे हम फिर से वही क्रिएट डाटा सेट का काम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फर्क क्या रह गया इसके अंदर, फर्क सब छोटा सा है कि एक में हम करेंगे इवेल्युएशन के मुताबिक और एक में हम करेंगे ट्रेनिंग के मुताबिक। अब हम चाहे तो हम ये स्पेसिफाई ना करें कि भाई इवेल्यूशन, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इवेल्यूशन ही है, लेकिन हमने कर दिया ताकि आप लोग को भूले ना। बैच साइज हमारे बाय डिफॉल्ट 1 दी, लेकिन हमने यहाँ पे 1000 डाल दी है, और यहाँ पे हमने 10 बैच साइज जो है ऑलरेडी 1000 ही है, तो यहाँ पे हमने 10 बैच साइज लिख दिया। अब चाहो आप 1000 लिखो या वेरिएबल डाल के लिख दो, एक ही बात है। देन ये तुम्हारा डाटा जो होगा ट्रेंड डीएस के अंदर, ये तो हमारे लिए बन जाएगा उसके लिए, किसके लिए, ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए, विथ ऑल स्पेसिफाइड यू कैन से पैरामीटर्स हियर। लेकिन जो इवैल्यूएशन डेटा सेट होगा ना हमारे पास, उसके साथ हमें एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, डॉट टेक नम इवैल्यूएशन एग्जांपल्स डिवाइडेड बाय 1000। क्यों कर रहे हैं हम इसको, बेसिकली कि जितनी भी हमारे पास फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स आ रही होंगी ना, उनको 1000 से डिवाइड करें, ताकि हमारी इवैल्यूएशन उसके मुताबिक ही निकल कर आ रही हो, क्योंकि हमारा बैच साइज क्या है, 1000 है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, सो यू कैन पिन मी योर ऑन टीम्स। लेकिन ये सब चीजें वो हैं जो हम ऑलमोस्ट कल कर चुके हैं, ये चीजें कल की कोड में मेंशन थी, बस थोड़ा आज सिंपल है, कल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, स्टॉप स्टेप्स पर इपॉक। अब स्टेप्स पर इपॉक कैसे जनरेट होंगे, कभी सोचा? कल जो मैंने बताया था ना, कल एग्जांपल दी थी मैंने, ये भी याद आ रहा है मैंने एग्जांपल किसकी दी थी, लेकिन कल मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी। तो वो एग्जांपल इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि एक इपॉक के अंदर मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। अब अगर हमारे पास 7000 सैंपल्स है और हमारे पास बैच साइज 1000 का है, तो हमारे पास एक इपॉक के अंदर 7 जो होंगे ना स्टेप्स चलेंगे। हर 7 स्टेप्स के बाद, 7 स्टेप्स ऑफ बैक प्रोपगेशन के बाद हमारा एक इपॉक खत्म हो जाएगा। देखा आपने कितना, मतलब ये टिकी काम है। हमने यहाँ पे क्या किया, num train examples डिवाइड बाय ट्रेन बैच साइज इनटू num evaluations। ये हमारा बैच साइज होगा और हमारी नंबर ऑफ इवैल्यूएशंस होंगी। ठीक है, और ये हमारी बेसिकली मेरे ख्याल से 5 है, कितनी है, हाँ 50 है, जो कि हमने करनी है इन द कमिंग फ्यूचर इपॉक्स के अंदर। तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल से, हमारे पास पर स्टेप ऑफ इपॉक आ जाएगा, और वो बेसिकली क्या बनेगा, एक बनेगा। अगर आप देखो यहाँ पे वैल्यू बन रही है, तो मतलब एक इपॉक के अंदर हमारे पास सिर्फ इस दफा एक ही स्टेप चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा बैच साइज ही इतना ज्यादा है, और फिर नंबर ऑफ इवैल्यूएशंस हमने 50 दे दी हैं, तो हमारा जो इपॉक बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, एक, मतलब इपॉक में जो स्टेप्स बन रहे होंगे वो क्या, कितने बन रहे होंगे, एक ही बन रहा होगा। तो आप कोलैब के अंदर इतना मैस क्रिएट कर सकते हो, कोलैब तो बर्दाश्त कर लेगा, बट प्लीज डोंट ट्राई दिस एट योर ओन सिस्टम, क्योंकि कोलैब क्रैश हो भी जाएगा तो कोलैब को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका कंप्यूटर में कोई जुपिटर नोटबुक क्रैश हो गई, कुछ हो गया, तो आपके एनवायरनमेंट खराब हो सकता है। अच्छा, ये हमारी हो गई लॉग डायरेक्टरी। अब यहाँ पे हमें लॉग डायरेक्टरी दे दी है कि हमारे जितने भी लॉग्स होंगे ना, वो इस फोल्डर में भाई प्रोड्यूस कर देना। ठीक है, ये इसलिए होता है कि अगर आपको बातें लॉग पढ़ने हो ना, कि मॉडल के लॉग्स जितने भी यहाँ पे आएंगे ना इधर, तो वो हमारे पास एक लॉग लॉग टेक्स्ट के फाइल के अंदर सेव हो जाते हैं। तो आप चाहो यहाँ पे सेव कर सकते हो, ना चाहो तो ना भी करो, दिस इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे मैंने लॉग डायरेक्टरी मेंशन कर दिया कि भाई एक फोल्डर बना के टेक्स्ट सी अंडरस्कोर ट्रेन के फोल्डर के नाम के अंदर हमें लॉग फाइल सेव कर देना। अब यहाँ पे आखिरी काम हो गया,
हमने अपना मॉडल का नाम रखा है हिस्ट्री। ये यूजुअली हम हिस्ट्री नाम रखते हैं क्योंकि आगे जाके इससे हमने हिस्ट्री निकालनी होती है। तो मॉडल डॉट फिट किया मैंने यहाँ पे। एक्स क्या है हमारे पास, ट्रेनिंग डेटा सेट। स्टेप्स पर ईपोक कितने हमारे, जितने हमने अभी कैलकुलेट करे कि हमारे स्टेप्स पर ईपोक कितने आएंगे। ये आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपके स्टेप्स पर ईपोक कितने आएंगे अगर आप मेंशन कर रहे हो। ये ना अपनी तरफ से आप मेंशन करते चले जाओ। ईपॉक कितने होंगे हमारे, 50 होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इवोल्यूशन की जो वैल्यू है वो भी 50 ही है। वैलिडेशन हमारी कितनी होंगी हमारी, वैलिडेशन डेटा कौन सेट कौन सा होगा हमारा, जो हमने अभी ऊपर बनाया है, ये बनाया है, ये रहा। ठीक है, एक हमने बनाया है जो टेस्ट के ट्रेनिंग के लिए है, और एक हमने बनाया वैलिडेशन के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे फिर पास वैलिडेशन का डेटा सेट आ गया है। और कॉल बैक्स के लिए किस लिए यूज होता है, कॉल बैक्स यूज होता है लॉग्स के लिए। ऊपर हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी ना, टेंसरफ्लो डॉट कॉल बैक्स, तो वो इसीलिए की थी ताकि हम लॉग फाइल प्रोड्यूस कर सकें कि भाई हमारे साथ जो हुआ क्या है, मॉडल के साथ भी, हमारे साथ नहीं। कॉल बैक इज इक्वल टू टेंसर बोर्ड लॉग डायरेक्टरी। तो अब हमारे पास जब मॉडल ट्रेन होगा तो उसकी लॉग डायरेक्टरी भी सेव हो जाएगी, भले से पे डाटा या ये बाद में रिमूव हो जाए। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या लिखा आ रहा है, सीपीयू टाइम्स यूजर 4 माइक्रोसेकंड, सिस्टम मतलब स्पीड वगैरह ये आ रही है कि कितना वॉल टाइम है हमारे पास, कितना वो है, क्या वो है। तो ये हमारा खैर अभी इससे अंडरस्टैंड करने से कोई सरोकार नहीं है फिलहाल। हमारा सब इससे सरोकार इससे है कि जो काम हमारा था मेन, क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा। कि भाई हमारे पास 1 इपॉक से लेके 50 इपॉक तक लॉस कितना रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास लॉस अच्छा खासा आ रहा है, 2660। लेकिन अगर आप हमारा जो मेन लॉस होगा ना वो ये होता है 2 MSE। लेकिन सिंस हमें लॉस के अंदर भी MS ही दिया हुआ है, तो दोनों की वैल्यूज हमारे पास सेम ही आएंगी। वैल्यूज अगर डिफरेंट आएंगी तो वो सब इसकी आएंगी, RMSE की। ठीक है, तो वो क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला हुआ है किसका, MSE का। तो इसमें वैसे अगर हम देखें ना तो एक एक नंबर कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर देखें, 200 300 नंबर कम हो रहा है। तो इसमें हमारे पास एक रेंज मिल जाती है कि कितनी तेजी से हमारे पास एरर गिर रहा है, ज्यादा अच्छा पता चल जाता है MSE के अंदर। सिंपली हम फिलहाल लॉस को देखते हैं क्योंकि उसमें भी MSE कैलकुलेट हुआ हुआ है। 2660 से स्टार्ट हुआ है और लॉस देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है। 95 तक आया 45 में, और इससे ज्यादा कम ये नहीं हुआ। ठीक है, मतलब 101 104 130 84 115, इससे ज्यादा नहीं हुआ। यहाँ पे आ रहा 10, ये इसका लॉस है। और जबकि लॉस इतना मतलब ये नहीं कि बहुत कम है, अभी भी लॉस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ मजीद एडवांस टेक्निक्स अप्लाई नहीं किए हैं। ना यू गाइस, आपका होमवर्क क्या होगा ना, यू गाइस हैव टू मेस अराउंड विद दिस नोटबुक। क्या इस नोटबुक को आप करेंगे कॉपी, डेटा सेट को कॉपी करेंगे डाउनलोड, आपको चेंज करना है एक्टिवेशन फंक्शन, कर करके भले से फिर आप 15-20 लेयर्स डेवलप कर दो, नेवर माइंड। लेकिन आपने आज अपने आप को इसमें फन लेकर आना है टू डेवलप सच अ न्यूरल नेटवर्क कि हमारे पास जो लॉस है ना वो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में चला जाए, जैसे कल जा रहा था। ठीक है, तो आपको इतना परफेक्ट न्यूरल नेटवर्क डेवलप करना है। मैं देखता हूँ कितना परफेक्ट बना पाते हो, फिर हम कल देखेंगे कि परफेक्ट न्यूरल नेटवर्क कैसे बनता है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं हाई लेवल मॉडल इवेल्यूशन, कल हम लोग कर रहे थे लो लेवल मॉडल इवेल्यूशन। हाई लेवल में क्या होता है, आपका जो मॉडल होता है उसमें आप सिंपल लिख दो आप डॉट समरी, तो आपको कुछ चीज़ प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं होती, आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपके मॉडल में क्या हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि आपके मॉडल के अंदर डेंस फीचर है, जो इनपुट लेयर है उसका पैराम तो खैर ऑब्वियसली बात है जीरो ही है। लेकिन जो आउटपुट शेप है वो मल्टीपल है, क्योंकि वो मल्टीपल आउटपुट जनरेट कर रहा था। H1 और H2 हमारे पास डेंस लेयर है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो यार 192 और 264 क्यों आ रहा है हमारे पास, जबकि हमारे पास लेयर्स तो 32 और 8 थी। उसकी रीजन ये है कि उन लेयर्स के पास टोटल कितना डाटा आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल एक जगह पे यहाँ अगर आप देखो ये 4 है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा कम करके ना मैं समझा देता हूँ। इसको बंद करो, इसको भी बंद करो। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूरल लेयर है, लेकिन हमारे पास टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर यहाँ पे कितने के लाएंगे, 4 के लाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे इधर भी आ रहा है, इससे इधर भी जा रहा है, फिर इससे इधर भी जा रहा है, और इससे इधर भी जा रहा है। तो इस लेयर में हमारे पास टोटल कितने पैरामीटर ट्रेनेबल पैरामीटर्स हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली वही सीन हो रहा है जिसने बताया कि हमारे पास
टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर इसलिए 264 है, इसमें 192 है, आउटपुट पे 9 थे क्योंकि आखिर में हमें ले रही थी रिड्यूस कर दी कि वो 9 हो गए। तो ये हमारे पास कुछ वो होती हैं, एक डिटेल्स होती हैं कि हमारा बेसिकली न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर किस टाइप का बना हुआ है अंदर, इसमें ट्रेनेबल पैरामीटर कितने हैं। Now, running.fit or fit generator returns a history object which collects all the event record during training. Similar to TensorBoard, we can plot the training and validation curve for the model loss and RMSE by accessing this element of the history object. अब ऊपर जो था हमारे पास सारा डाटा जनरेट हुआ और ये हमारे पास टेंसर बोर्ड की मदद से जो हमने कॉल बैक किया लॉग फाइल जनरेट करके हमारे पास लॉग फाइल जनरेट हो गई। लेकिन हम इसको विजुलाइज तो कैसे करेंगे? विजुलाइज करने के लिए हमारे पास एक नई टेक्निक होती है और वो क्या होती है? डॉट फिट जनरेटर। अब डॉट फिट जनरेटर क्या होता है? जो मॉडल के अंदर हिस्ट्री अवेलेबल होती है ना, दैट इज व्हाई वी हैव नेम इट लाइक अ हिस्ट्री हियर। कहाँ गया? आप यहाँ पे ये नहीं भी लिखो ना तो आपका मॉडल तो ट्रेन हो जाएगा, लेकिन ये मॉडल कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। वो क्या रिटर्न करता है? हिस्ट्री रिटर्न करता है। तो आपकी जो जितने भी इस मॉडल को ट्रेन होने के बाद हिस्ट्री होगी ना वो इसमें सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास हिस्ट्री सेव हो गई है। अब हिस्ट्री सेव हो गई है तो हम क्या करेंगे? by using pandas.dataframe history.history। अब नाम कुछ भी हो, ये तो हमारा नाम है जो हमने सोचा था, उसका एक एट्रीब्यूट है हिस्ट्री, क्योंकि वो हिस्ट्री ही थी, उसमें डिक्शनरी होगी हमारे पास। और हमने उसमें मेंशन कर दिया कि हमें क्या चाहिए? आरएमएससी कॉलम्स चाहिए। कौन से हैं वो? आरएमएससी और वैल्यू ऑफ वैलिडेशन आरएमएससी। ठीक है, अब हमारे पास आरएमएससी और वैलिडेशन आरएमएससी दोनों साथ साथ चलेंगे और हम इसमें अब देख सकते हैं कि ओवर द टाइम बाय फ्यू नंबर ऑफ इपॉक्स हमारे नीचे वाले होंगे, 50 जा रहे हैं ना, 0 से लेकर 50 तक। और ये हमारा जो है आरएमएस, ये इत्तेफाक से ये भी 50 के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ एरर और ये आखिरकार थोड़ा सा 10 के बराबर आके रुक गया, लेकिन ये मजीद कम नहीं हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत स्मूथ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आके डाटा डिस्टर्ब हो रहा है। इट्स मे बी बिकॉज कि हमारा न्यूरल नेटवर्क अभी भी इतना परफेक्ट बिल्ड नहीं हुआ हुआ। तो सिंपल हमने डाटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे मेंशन करके डॉट प्लॉट कर दिया तो हमारे पास डाटा फ्रेम प्लॉट हो गया। हम चाहें तो उस डाटा फ्रेम को बाद में CSV में भी सेव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, विजुलाइज भी कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर हमने यहाँ पे बोला लॉस लॉस कॉलम्स। ऊपर हमारे पास RMSE कॉलम्स थे हमारे पास, हमें लॉस कॉलम्स आ गए। अब हम अपना लॉस फंक्शन चेक करेंगे। लॉस फंक्शन कैसे करेंगे? लॉस और वैलिडेशन लॉस है। ठीक है, तो हमारे पास ऑरेंज है वैलिडेशन लॉस है और जो ब्लू है हमारा लॉस है। वैलिडेशन लॉस हमारा समझ लो एक तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं जिससे हम वैलिडेट कर रहे हैं, और ब्लू जो है हमारे ट्रेनेबल लॉस आ रहा है, जो ट्रेनिंग के वक्त लॉस प्रोड्यूस हो रहा है, और हम उससे कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा कितना डाटा स्मूथ जा रहा है। दे मस्ट बी इक्वल एट एवरी पॉइंट। अब ऊपर इक्वल नहीं है, ऊपर गैप आ रहा है, लेकिन एट द एंड काफी हद तक इक्वल हो गए हैं, बट स्टिल दे आर नॉट क्वाइट एक्यूरेट। मेकिंग प्रिडिक्शंस विद आवर मॉडल। अब हम थोड़ी प्रिडिक्शन बनाएंगे जो कि हमारा आखिरी स्टेप है, कि उसमें क्या होगा कि हम जस्ट नॉर्मली अपने टेंस वैल्यूज डाल देंगे और चेक करेंगे कि प्रिडिक्शन क्या बन रही है। लेकिन रियल तरीका ऐसा नहीं होगा। रियल तरीका ऐसा होगा कि आप क्या करो, ये तो मैंने टाइम बचाने के लिए कर दिया था और कंफ्यूजन खत्म करने के लिए भी, कि आप जाओगे गिटअप के ऊपर और यू हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स क्योंकि अब ये टाइम लेगा खुलने के अंदर। और यहाँ पे आप खोल लोगे टैक्सी टेस्ट डॉट CSV। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास डाटा सेट आ रहा है, कितना साफ सुथरा सा डाटा सेट आ रहा है। ट्रेनिंग का तो खूबसूरत इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज्यादा फाइल्स हैं, तो वो उसको बेचारा ब्यूटीफुल बना नहीं सकता। तो इसमें से आपको सब पिकअप डेट टाइम तो हटा देना है, बाकी ये तमाम डाटा कॉपी कर करके ना वहाँ पे डाल के चेक कर लेना है। कहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे आप डाटा लगा चेक कर लेना है और फिर चेक ये करना है कि क्या जो ये आपको जवाब दे रहा है पिकअप लॉन्गिट्यूड सब चीजें देने के बाद आपका जो आंसर है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट मी सी दैट। वार्निंग कैट आंसर फ्लो errors in a question should only have a single input answer but we receive a class dict input। हाँ, इसको बोलने दो, ये बोलता है तो आप मल्टीपल फीचर को अंदर करे नहीं क्या? ओके, ड्रॉप ऑफ लॉन्गिट्यूड। अभी सिक्वेंशियल पढ़ा रही थी तो सिक्वेंशियल में तो भी ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। ये चीज़ें फंक्शन में आराम से हम लोग डिबग कर सकते हैं, बट नॉट नीड फॉर राइट नाउ।
तो भाई बेसिकली हमारा जो आंसर है ना वो 10 आ रहा है। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सी वैल्यू से उठाया था। मेरे ख्याल से यही है पहली वाली, 40.801। नहीं, पहली वाली नहीं है, एक मिनट। 40.723104। मैं खुद भी उठा के भूल गया कि मैंने उठाया कहाँ से। तो आप पहले चेंज करके देख लो कि उससे चेक कर सकते हो कि फेयर जो है कितना बन रहा है। लेट्स सी, हम कुछ चेंज करके देख लेते हैं। दूसरे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कहीं किसी अच्छी उसका करते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छी से मेरा थोड़ा सा आगे जाके करते हैं। तो यहाँ से मैंने ये वैल्यू उठाई और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको कॉपी। उसके बाद फिर मैंने उसको वैल्यू उठाई यहाँ से। लास्ट टाइम हम लोग पहले ट्रेन और टेस्ट डेटा सेट में डेटा सेलेक्ट कर देते हैं, अब हम वैलिडेशन के लिए अलग बनाते हैं और टेस्ट प्रिडिक्शन के लिए बिल्कुल ही अलग डेटा सेट हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। तो मतलब वैलिडेशन के लिए भी अलग है जिससे हम एक्यूरेसी फाइंड कर रहे हैं, और प्रिडिक्शंस के लिए तो बिल्कुल ही अलग है। तो उससे ये हो जाता है कि हमारा मॉडल की अच्छी खासी जो होती है ना क्रॉस चेकिंग हो जाती है। कोई चांस ही नहीं बचता जल्दी से। अरे भाई, इसको भी अभी डिस्कनेक्ट होना था, लेकिन खैर ये रिग्रेशन है तो 2 मिनट के अंदर ट्रेन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास अभी एक ही रह गई वैल्यू, और ये हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अच्छा, पैसेंजर काउंट रह गया है। पैसेंजर काउंट कितना है भाई? पैसेंजर काउंट, अरे 5 पैसेंजर एक गाड़ी के अंदर। और राइट, और यहाँ पे हम, यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम करते हैं कंट्रोल F9, तो सारे के सारे सेल्स जो रन हो जाएंगे फॉर सिंगल टाइम। एंड देन वी गोना सी के रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। रिजल्ट 30 एक्यूरेट रिजल्ट है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे एरे में क्या रिजल्ट आता है। उससे भी अंदाजा हो जाएगा कभी कितना एक्यूरेट हमें फेयर मालूम हो रहा है। मीन वाइल आई वुड लव टू सी सम क्वेश्चंस हियर। ऑल राइट। हाँ, हमजा का एक सवाल है, कैन बी कंसिडर इपॉक एज नेसेसरी फॉर लूप जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग? यस यू कैन, श्योरली फॉर कैन। काम बेसिकली वही हो रहा है जो आपको समझ में आ गई है। काम बिल्कुल वही हो रहा है। रोहित अली खान, so what is the good practice of guessing the number of layers and nodes according to the data? ये काम आएगा एक, इसकी एक मिराज अपनी होगी जब हम लोग काम करेंगे। ये डाटा तो बिल्कुल ही मेसी हो गया। ये डाटा को क्या हो गया हमारे, ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा ही डिफरेंट ट्रेन हो गया ये तो मेरे ख्याल से। आई डोंट नो व्हाई, पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क खराब हो गया, क्या होगा ये। ऑलराइट, लेट मी सी दैट, क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये। वेट वेट वेट, ये डिलीट कर दूं पहले मैं 1 मिनट के लिए। क्या पता इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो लॉग्स की वजह से। लॉल, अब मैं जाके इसमें से डिलीट करूंगा सारी चीजें। ओके, डिलीट। ओके, डिलीट फाइल। ओके, डिलीट फोल्डर। ओके, डिलीट फोल्डर। यस। अबे भाई, ये तो अभी तो एम्प्टी था। अच्छा, ये भी है अब इसके अंदर। इसके अंदर तो कोई नहीं है। अब प्लगइन्स भी हैं भाई, ये अब इतना कौन डिलीट करेगा? प्रोफाइल भी डिलीट करूँ मैं सबकी? अभी मेरे ख्याल से इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मुझे नहीं पता ये एकदम से प्रॉब्लम क्या आई है, बट गोना ट्राई इट अगेन। लेकिन ये पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क जो है ना डिस्टर्ब हो गया हमारा। हमने कोई गड़बड़ कर दी है कहीं पे बेख्याली के अंदर, कहीं कोई वैल्यू चेंज कर दी, क्या कर दिया बाद में मैंने टाइप करते हुए। उस तो सही रन हो गया बाद में। 32 8 सही है। अब हमारा न्यूरल नेटवर्क बहुत बुरा ट्रेन हो रहा है। ये देखो ना, हमारा कम ही नहीं हो रहा लॉस, बहुत कम, कम स्पीड में लॉस कम हो रहा है। ओके 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 ओके, और कम हो जाओ भाई, 80 से नीचे ही नहीं आ रहा ये तो। न्यूरल नेटवर्क इज नॉट सर्चिंग गुड। अब थोड़ा सा वापस से, मतलब आपने देखा कि कैसे वो तो बिल्कुल ही बेकार न्यूरल नेटवर्क डेवलप हो गया था, और उसी को रीरन किया तो फिर से सही बन गया। सो इट्स मींस वी हैव टू स्टिल ऑप्टिमाइज। और याद रखिएगा कि न्यूरल नेटवर्क इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ डे।
इट टेक्स डिकेड्स एज वेल, ठीक है। तो कंपनीज के सालों लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं एक अच्छा डीप लर्निंग मॉडल बनाने के लिए। सो लेकिन आपको 10 साल नहीं लगा है, आपको काम करना है soon as it possible। लेकिन हमारी जो प्रिडिक्शन है ये अच्छी नहीं आ रही है, इट शुड बी 30। प्रिडिक्शन हमारी अच्छी नहीं आ रही है। सो वी कैन इम्प्रूव इट टुमारो इंशाल्लाह, और देखेंगे क्या करना है, कैसे हम परफेक्ट न्यूरल मॉडल बनाएंगे, क्या टेक्निक्स होती हैं इसकी। तो कल हम वो डिस्कस करेंगे एंड यू विल श्योरली गोना लव इट। फॉर एनी एक्स्ट्रा क्यूरी अगर आपको कोई है, so please ask me, and please practice this क्लास सिक्वेंशियल एपीआई। आपको मशीन लर्निंग के मेरे रेपो से बहुत सारे डेटा सेट मिल जाएंगे। मैं काम करता हूँ, मैं डेटा सेट की भी रेपोजिटरी बना देता हूँ, उसमें मुख्तलिफ डेटा सेट डाल दूंगा, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह की, या kaggle.com में जाकर उठा लो और उन पे ये काम परफॉर्म करो। फिर आपको मज़ा आएगा कि भाई कैसे। और यस, न्यूरॉन्स के लेयर चेंज करके, मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चेंज करके ज़रूर देखना कि क्या फ़र्क क्रिएट हो रहा है। All right. So I hope it's the best I can do it for today, and you have learned a lot. और आज की वर्कशॉप आसान भी थी। We're gonna love more tomorrow, and we're gonna love more than tomorrow as well, and you will love upcoming future workshop as well. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.